चलो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, बैंकिंग और कराधान। ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। यहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले वेटेज समझ लेते हैं कि कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा सीधा 5 नंबर वाला, एक ही क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन फिक्स है आना। और 2 क्वेश्चन मिलेगा अपने को एमसीक्यूज, एक एक नंबर खाली स्थान वाला। ठीक, अब पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में 2 प्रश्नावली है, एक 8.1 और एक 8.2। 8.2 अपन पढ़ेंगे ही, समझाऊंगा अभी। 8.1 और 8.2 दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। 8.1 से एक क्वेश्चन आएगा और 8.2 से भी एक क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, तो दोनों में से हमें एक क्वेश्चन ही बनाना रहेगा। अथवा तो चाहे आप 8.1 का बनाओ या तो 8.2 का बनाओ, आपके ऊपर जो सरल लगे। लेकिन 8.2 उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं 8.2 को नहीं करवाऊंगा। जो अभी सीरीज चल रहा है 16 दिन 16 चैप्टर में, अपन सिर्फ यही वाला बस कवर करेंगे 8.1। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बस पढ़ना है 8.1 में। एक हमें पढ़ेंगे आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, और एक पढ़ेंगे सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। इसको सामने पूरा डिटेल में बताऊंगा होता क्या क्या है, कैसे करते हैं। ठीक, अभी सिर्फ याद रखना। समझ में आया? 8.2 अपन करेंगे। हाँ, 8.2 से हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, एक एक नंबर वाला 1 लाइनर, तो उसको मैं यहाँ कवर करवा दूंगा, एक नंबर वाला पूरा कवर करवाऊंगा। ठीक, अब बचा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, वो हम 8.2 का क्वेश्चन देखेंगे ही नहीं, बना रहे। प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां से गलती होने का थोड़ा सा चांस रहता है, ज्यादा नंबर चले जाता है, सवाल कैलकुलेटिव भी हो जाता है। और यहाँ कुछ नहीं रहता, काटा पीटी रहता है। 100 को 2 से भाग करो, 100 को 50 से भाग करो, 100 को 25 से भाग करो, 75 से, इस तरह से। तो इसमें आसान पड़ जाता है सवाल सॉल्व करने के लिए, प्लस टाइम भी कम लगता है इसको बनाने के लिए। इसमें ज्यादा टाइम खींचेगा और लॉन्ग भी जाएगा। समझ में आया? 2 क्वेश्चन आएगा 8.1 और 8.2 से, वो भी अथवा में रहेगा। समझ में आ गया? ये था हमारा इस चैप्टर का पूरा वेटेज ब्लूप्रिंट। अब समझते हैं होता क्या है ये चैप्टर। बैंकिंग समझे? सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। जैसे मैं किसी से उधार लिया 100 रुपए, अभी बैठे हो एक आध जने 100 रुपए देना, ये हो गया उधार। क्या ले लिए? उधार लिए, 100 रुपए उधार लिए। अब जानते हैं ना, किसी से भी उधार लेते हैं तो थोड़े समय बाद हम उसको रकम चुकाते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी का पैसा लेकर बैठ जाए, नहीं हो। हाँ, तो देखो, उधार लेते हैं, उसके बाद उस पैसे को चुकाना भी पड़ता है ना। तो मान लेते हैं हम कुछ समय बाद उसको दिए 150 रुपए। कितना रुपए? 150। हमने उधार कितना रुपए लिया? चुकाए कितना? 150। ठीक, तो हमें कितना रुपए ज्यादा देना पड़ा? 50। कितना रुपए ज्यादा दिए? तो यही जो 50 रुपए ज्यादा दिए, ये क्या कहलाता है? ब्याज। क्या कहलाएगा? ब्याज। और जो धन हम उधार लिए हैं, ये मूलधन। मूलधन, इसको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं पूरा चारों साल में फिर से पढ़ के आए हो। ठीक, अब यहां से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पेपर में आया भी है। जो धन हम उधार लेते हैं, जो धन उधार लेते हैं, जिस पर ब्याज की गणना होती है, उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? मूलधन। जो धन उधार लेते हैं और जिस पर ब्याज चलता है, उसको हमने क्या कहा? मूलधन। तो ये हो गया मूलधन। मूलधन समझ में आया किसे कहेंगे? किसको कहते हैं? जो धन उधार लेते हैं और जिस पर हमें ब्याज लगता है। क्लियर? और अब ये तो हो गया मूलधन। मूलधन हो गया 100 रुपए। टोटल हमने कितना रुपए दिया? 100। ठीक, और उसमें कितना रुपए ब्याज लग गया? 50। तो मूलधन के साथ जो एक्स्ट्रा पैसे और देना पड़ता है, मूलधन 100 रुपए है, 100 रुपए और एक्स्ट्रा कितना दिए? 50 रुपए। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ब्याज। यानी कि मूलधन के साथ अतिरिक्त और जो पैसे दिए जाते हैं, वो क्या है? ब्याज। समझ में आया? परिभाषा याद हुआ?
सबसे पहले जो धन हम उधार लिए जिस पर ब्याज की गणना होती है उसको क्या कहे, मूलधन। और मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त पैसे देने होते हैं वो क्या होता है, ब्याज। समझ में आया? अब मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर यानी कि दोनों को जोड़कर जो राशि दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। क्या कहेंगे, मिश्र धन। समझ में आया? क्लियर हुआ तीनों चीज? ये है इस चैप्टर का एकदम बेसिक, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। तीनों याद हुआ क्या क्या है? सबसे पहले हमने जाना जो धन हम उधार लिए और जिस पर ब्याज लगा उसको हमने क्या कहा, मूलधन। और मूलधन में कुछ पैसे और जोड़ देते हैं वो क्या कहलाता है, ब्याज। और मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर अगर किसी को वो रकम वापस करें तो वो मिश्र धन। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां पर हमें कुछ समय दिया रहता है, समय या दर जो भी है। समय मान लेते हैं 1 वर्ष है, समय कितना है, 1 वर्ष। समझ में आ गया? ठीक। और एक चीज और है दर। दर मान लेते हैं दर 2% है। दर कितना है, 2%। दर वैसे यहाँ 2% नहीं लगेगा ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिए हूं। दर अलग होता है निकालने का, वो निकालना भी सीखेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? समय, दर, मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर बैंकिंग और कराधान बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ जो 50 रुपए है, ये 50 रुपए क्या है, ब्याज। तो कैसे निकला ब्याज? मान लेते इसको छोड़ो, अभी भूल जाओ उसको। हमने किसी से उधार लिया 50 रुपए। कितना रुपए, 50। कितना रुपए उसको वापस किया, 60 रुपए। कितना रुपए वापस किया, 60 रुपए। तो कितना रुपए ब्याज देना पड़ा, वाह। ऐसे कैसे पता कर लिए 10 रुपए ब्याज है? कैसे जान गए 10 रुपए ही ब्याज लगा? कैसे जान गए? 50 रुपए उधार लिए थे, दिए कितना, 60 रुपए। 60 रुपए दिए ना, तो पता कैसे चला 10 रुपए ही ज्यादा लगा? नहीं बता पाए। अरे सीधा 60 में 50 को घटाओ ना, तभी तो पता चलेगा ना। तो ये ब्याज आखिर हमारा क्या है, अंतर। किसका, मिश्रधन और मूलधन का। समझ में आया? 50 रुपए लिए, 60 रुपए दिए, तो कितना का अंतर मिला, 10 का ना, तो घटाना ही तो है अंतर। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं मिश्र धन। मिश्र धन फॉर्मूला बन जाएगा। मिश्र धन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो। हाँ, मिश्र धन निकालना है तो मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज। मूलधन कितना, 100 और ब्याज कितना, 50। तो 100 और 50 जोड़े तभी तो 150 हुआ। तो क्या हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब निकालोगे, ठीक। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपन दैनिक जीवन में लेकर देख सकते हैं। हाँ, 50 रुपए उधार लिए, 60 रुपए वापिस किए, तो जो 50 उधार लिए वो क्या है, मूलधन, और 60 वापिस किए वो मिश्र धन, और बीच में 10 रुपए ज्यादा लगा तो 10 रुपए ज्यादा वो ब्याज। तो ऐसे याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक। समझ में आ गया यहां तक? अब जैसे मिश्र धन निकाले वैसे ही मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। चलो अभी एक एक करके सबको समझाऊंगा ना। अब आ जाते हैं ब्याज। क्या चीज, ब्याज। ब्याज को अभी बताया था क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। देखो एक एक करके समझते हैं। अभी इतना चीज हमें दिया था, मान लेते हैं हमें ये नहीं दिया। मूलधन पता है कितना रुपए है, 100 रुपए। ब्याज पता है कितना रुपए है, 50 रुपए। और मिश्र धन नहीं पता। तो अब फॉर्मूला भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, सिंपल करते हैं। हमने उधार कितना रुपए लिया, 100 रुपए। ब्याज कितना रुपए दिए, तो सामने वाले को टोटल कितना देंगे, 150 है। 150 50 150 150। समझ में आया? तो कैसे पता चला, हमने मूलधन में क्या किया, ब्याज को जोड़ा। मूलधन में ब्याज को जोड़ा तो क्या बन गया, मिश्र धन। और देखो ना वही तो लिखे, मूलधन में ब्याज को जोड़ना है। पहला चीज समझ में आया। दूसरा मान लेते हैं अब अपने को ब्याज नहीं पता, क्या चीज, ब्याज। चलो उधार कितना लिए,
100, दिए कितना 150, उधार 100 लिए, दिए कितना 150, कितना रुपए ज्यादा लगा 50, तो अंतर पता चला 150 में 100 घटाए तब 50 आया। ब्याज क्लियर, कैसे निकालेंगे? अब मान लेते हैं मूलधन ही नहीं दिया, हम लिए उधार, पता नहीं है कितना रुपए उधार लिए, उधार ही नहीं पता कितना रुपए, लेकिन दिए हैं उसके बावजूद कितना रुपए दिए 150 रुपए, और बोल दिया है 50 रुपए हमें ब्याज दिए हो, तो उधार कितना लिए होंगे 100 रुपए। देखो 50 रुपए हमने क्या दिया है ब्याज दिया, टोटल हमने कितना रुपए दिया 150, टोटल दिए 150, ब्याज कितना लगा 50, तो साफ है हमने 100 रुपए लिया होगा, तभी तो 50 रुपए ब्याज जोड़कर 150 बना होगा। आया क्लियर? मतलब मिश्र धन में ब्याज को घटा दें। यहां तक समझ में आ गया? ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, ये सब क्लियर। परिभाषा भी बता दिया मूलधन, मिश्र धन, ब्याज का। और देखो इस बुक में मैंने इसलिए पूरा का पूरा परिभाषा एक जगह नोट कर दिया, इसको देखकर उतार लेना। ठीक, सबसे पहले क्या दिया है मूलधन, जो धन उधार लेते हैं जिस पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। उसके बाद क्या है मिश्र धन, निश्चित समय के बाद ब्याज सहित मूल राशि को वापस करना। अब भी बताया ना, निश्चित समय बाद हमने पैसे को वापस किया, उसके बाद ब्याज, मूलधन के अतिरिक्त जितनी राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं, ये बताया था। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? आगे मिटा दें, ये चीज समझ में आ गया ना? मूलधन, ब्याज, मिश्र धन। मूलधन समझे, ब्याज समझ गए, मिश्र धन समझ गए, समय भी आ गया, दर भी आ गया, पांचों चीज समझ में आ गया। मूलधन, तो समय को बताना पड़ेगा कि कितना समय के लिए लिए। समय तो समय है, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष, कितने वर्ष के लिए ले सकते हो। और चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक चीज पूछता हूं, बताना ध्यान से। एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष मतलब 1 साल, एक वर्ष में कितना महीना पता है? एक वर्ष में 12 महीना, 12 माह। एक वर्ष में कितना माह? 12 माह होता है। अब अगर मैं 2 वर्ष में बोलूं तो 24 माह होगा, 2 वर्ष में 24 माह, 3 वर्ष में 36 होगा, 36 माह, वर्ष नहीं। अब छमाही जानते हैं, पहले छमाही तिमाही क्या होता है इसको समझते हैं। एक वर्ष समझ में आया कितना माह? 12 माह। अब देखो बांटो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। देखो मैं 3 चीज बोल रहा हूं, ध्यान समझना। एक मैं बोल देता हूं छमाही, एक छमाही, एक चौमाही, चौमाही, और एक आएगा अपने पास तिमाही। एक चीज क्या है? तिमाही। चौमाही, छमाही, तिमाही, या तो छमाही चौमाही तिमाही, कैसे भी बोलो चलेगा। समझ में आया? अब बताओ छमाही मतलब क्या पता चल रहा है? 6 माह। कितने माह? 6 माह। और छमाही को अपन अर्धवार्षिक तो बोलते हैं। क्या अर्धवार्षिक पेपर होता है स्कूल में 6 महीना, तो छमाही को क्या बोलते हैं? अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। ठीक है। तिमाही, चौमाही मतलब 4 माह, तिमाही मतलब 3 माह। समझ में आया? ये क्लियर है? छमाही मतलब 6 माह, चौमाही मतलब 4 माह, तिमाही मतलब 3 माह। यहां तक क्लियर? अब देखो हमें बोल दिया क्या? छमाही। छमाही मतलब कितने माह? 6 माह। तो 6 माह का ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इतना माह 6। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 6। तो बताओ एक वर्ष में कितना छमाही बना? 2। तो ये वाला पहला छमाही और ये दूसरा। तो एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना छमाही? 2 छमाही। तो इसको यहां लिख देता हूं, दिख रहा है लास्ट वाला लाइन? नहीं दिखेगा।
एक वर्ष नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। एक वर्ष में कितना छमाही? 2 छमाही। वैसे ही अब चौमाही, चौमाही मतलब कितने का ग्रुप? 4 का। 1 2 3 4 ये एक ग्रुप, 1 2 3 4 ये दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 ये तीसरा ग्रुप बन गया। ये वाला बन गया हमारा 1 2 ये 3। तो बताओ एक साल में, ये 12 महीना मतलब एक साल, एक वर्ष, एक वर्ष में कितना चौमाही? 3 चौमाही। कितना चौमाही? और एक वर्ष में कितना छमाही? अब तिमाही बना लेंगे। 1 2 3, एक तिमाही, 2 तिमाही, 3 तिमाही, 4। तो बताओ 1 2 3 4, तो एक साल में कितना तिमाही? 4 तिमाही, 4 तिमाही। और ये 3 चौमाही, और ये 2 छमाही। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? याद हुआ? एक साल में कितना छमाही? 2। और एक साल में कितना चौमाही? 3। एक साल में कितना तिमाही? 4। अब पेपर में आएगा तो ऐसे तो काटाफीटी करते नहीं, इतना थोड़ी ना बनाते रहेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हाँ बताओ एक वर्ष में कितना तिमाही, तो ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 समूह, टाइम चला जाएगा। तो देखो सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। समझते हैं यहाँ। एक वर्ष में महीना पता है कितना? 12, लिख भी दिया हूं। एक वर्ष में 12 माह होता है। अब हमें बोल दिया तिमाही पता करो, या तो पहले चलो 6 माही निकाल लेते हैं। 6 माही, तो बताओ 6 माही मतलब कितने का ग्रुप? 6 का। 6 का ना, तो 12 बटे 6 तो कितना आ गया? 2 छमाही। समझ में आया? एक वर्ष में कितना छमाही? 2। और देखो ना 2 छमाही तो हमने निकाला भी है। समय तो क्या पता चला? महीनों की संख्या को डायरेक्ट भाग कर दो जितना बोला है उससे। कितना महीना होता है एक साल में? 12। छमाही मतलब 6 का ग्रुप, तो 6 से भाग किए। वैसे ही अगर मैं एक चौमाही बोल दूं, एक वर्ष में चौमाही बोले तो 12 बटे 4, तो कितना? 3 चौमाही। और देखो ना एक साल में हमने 3 चौमाही निकाला है। वैसे ही अगर तिमाही बोल देता 12 बटे, तो कितना आएगा? 4 तिमाही। समझ में आ गया? बन जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है? महीने की संख्या निकालना है और महीने की संख्या को भाग कर देना है। किससे? तिमाही चौमाही छमाही जो भी बोला है उससे। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? तिमाही चौमाही छमाही बन जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूं, जैसे एक साल में पता चल गया कितना तिमाही? 12 बटे 3, 4 तिमाही। एक साल में कितना चौमाही है? 4 तिया 12, 3। समझ में आया? कर लोगे? अब अगर इसी को हम इस तरह से बोले, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं मैं 2-3 वर्ष का दे देता हूं। 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मुझे बताना है तिमाही। 2 वर्ष में तिमाही बताइए। ये क्वेश्चन खाली स्थान में पूछ सकते हैं ना। 2 वर्ष में खाली स्थान तिमाही होगा। 2 वर्ष में खाली स्थान तिमाही होगा। तो बताओ, देखो 2 वर्ष, एक वर्ष में कितना महीना? तो 2 वर्ष में कितना माह? 24 माह। और तिमाही मतलब 3, तो 3 से भाग करेंगे। 3 अट्ठे, तो कितना आया? 8 तिमाही। 8 तिमाही। समझ में आ गया? एक वर्ष में कितना तिमाही? 4, तो 2 वर्ष में 8। समझ में आ गया? तिमाही चौमाही कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो इसी को अगर 1.5 साल में बोल दे, कितना साल? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब एक वर्ष 6 माह। एक वर्ष 6 माह, यानी कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष, 1.5 साल। समझ में आया? या तो इसको बोलेंगे 3/2। 3/2 मतलब 1 + 1/,
ये पूरा एक साल, ये क्या है एक साल, और 1/2 मतलब आधा, और आधा मतलब 6 महीना। तो देखो 1 वर्ष 6 महीना, 1.5 साल को लिखने का इतना तरीका है, और किसी को भी पूछ सकते हैं तो पता रहना चाहिए। 1 वर्ष 6 महीना मतलब 1.5 साल, और ये 1.5 वर्ष मतलब 1.5 साल पता चल रहा है। 3/2, 1 + 1/2, एक का मतलब 1 साल हो गया, और ये आधा, 1/2 मतलब आधा, आधा का मतलब 6 महीना हो गया ना, तो ये भी 1.5 साल। अब बताते हैं 1.5 साल में कितना तिमाही, चलो बताओ। 1 वर्ष में कितना महीना, 12 में, और प्लस 6 माह लग दिया है, 12 माह और 6 माह। देखो हमें कितना साल बोला है, 1.5 साल। 1.5 साल मतलब एक पूरा साल और एक आधा साल, तो 1 साल में 12 महीना, और आधा साल मतलब अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, तो वो 6 माह, तो टोटल कितना महीना हो गया, 18 महीना। कितना महीना, और तिमाही बोला है मतलब 3, तो 3 6 निकला। अब पूरा निकाल लोगे, किसी भी टाइप से पूछे, तिमाही, चौमाही, छमाही, कैलकुलेट करना आ जाएगा, होगा। अब देखो हमें देगा दर, कितना दर, उस दर को ना हमें बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमें 8% दर बोला है, कितना परसेंट दर, 8%। कल मैं ये चीज बताया था, याद है, एक मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, समय और धन, 5 चीजों से मिलकर बना है। जो धन उधार लिए वो मूलधन, उधार लिए साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता है, ब्याज, और मूलधन और ब्याज को मिलाकर अगर दे दिए तब मिश्र धन, और जितने अवधि के लिए, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जितना टाइम तक हम दे सके, वो क्या कहलाता है, समय, और उस पर कुछ हमें रिटर्न देना पड़ता है, यानी कि ब्याज, तो वो क्या है, दर, उस पर देना पड़ेगा ना। अब दर लगाएगा 2%, 4%, इस तरह से, समझ में आ गया, तो वो क्या है, दर। तो दर को अपन ये परसेंट में दिया रहता है, इसमें परसेंट में। अभी दोनों को समझाऊंगा, बैंक से लोन लेते हैं वो अलग रहता है, सेठ साहूकार से लोन लेंगे वो अलग रहेगा, ठीक। चलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक। अब दर, जैसे मैं अभी बोला 8% दर है, कितना परसेंट, 8% दर है, 8% दर, लेकिन ब्याज की दर को अर्धवार्षिक देना है। ब्याज की दर कैसे देना है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीना में हमें ब्याज देना है 8% के हिसाब से। तो पहले अर्धवार्षिक में कितना देंगे, 4%, दूसरे अर्धवार्षिक में भी, तो टोटल हो गया ना 8%। समझ में आया। मान लो 12% है, कितना परसेंट, 12%, और हमें चुकाना है चौमाही में, कैसे, चौमाही, तो कितना कितना, इसमें अपन देंगे 4%, इसमें भी, और इसमें भी, तो हो गया ना 12%। समझ में आया। तो दर को ऐसे चुकाते हैं, इसको भी कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन एकदम सरल है। देखो ये चीज मिटा दूं क्या, 3/2 1/2 को समझ जाओगे। यहाँ थोड़ा सा जगह है, मैं बताता हूँ। ये 1 + 1/2 या तो 3/, ये अब मेन समझना ना, सबसे ज्यादा पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, अब जो पढ़ेंगे उससे आया है। देखो खाता 2 होगा ना, सावधि और आवर्ती। सावधि का भी बता रहा हूं, जैसे सावधि जमा खाते में, सावधि जमा खाते में, सावधि जमा खाते में ब्याज की दर, ब्याज की दर कैसे है, अर्धवार्षिक है, अभी बताया ना, अर्धवार्षिक है। तो तो वार्षिक दर, तो वार्षिक या तो डायरेक्ट लिख देता हूं दर, तो दर खाली स्थान लिया जाता है। अब ध्यान समझो, सावधि जमा खाते में ब्याज की दर कैसे संयोजित है, अर्धवार्षिक, ब्याज की दर कैसे ले रहे हैं, अर्धवार्षिक। समझ में आया, इसको मिटाता हूं।
चलिए, सावधि जमा खाते में ब्याज की दर कैसे ले रहे हैं? अर्धवार्षिक। तो एक साल में कितना महीना? 12 महीना। तो अर्धवार्षिक मतलब 6, तो कितना अर्धवार्षिक? 2। तो 2 छमाही, 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक। तो जो दर होगा उस दर को हम किससे भाग करेंगे? 2 से। अब भी बताया ना 8% था, तो 8 को 2 भाग में बांटे थे, 4 मिला था। तो दर कैसे लिया जाना चाहिए? आधा, 1/2, मतलब आधा। समझ में आया? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये आ चुका है पेपर में। चलो, इसी पर दूसरा टाइप कवर करते हैं। और देखो, सावधि जमा खाते में, सावधि जमा खाते में जो ब्याज की गणना है, ब्याज कैसे है? अब इस बार ना तिमाही ले देते हैं। कैसे? तिमाही है। तो दर खाली स्थान होगा। समझते हैं। देखो, सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना कैसे की जा रही है? तिमाही। तो बताओ, एक वर्ष में कितना महीना? किससे भाग करेंगे? तिमाही। तो एक वर्ष में कितना तिमाही? 4 तिमाही। तो दर को किससे भाग करेंगे? 4 से। समझ में आया ना? तो कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4, 1/4 मतलब 1/4। समझ में आया? 1/4 का मतलब 1/4। यहां तक समझ में आ गया? अगर अर्धवार्षिक है मतलब 6 से भाग करो, तिमाही है तो 3 से, चौमाही है तो 4 से। उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है तो दर को हमें उसी से भाग करना है, बन जाएगा। ये तो हुआ खैर तिमाही ले रहे हैं। अब इसी को अगर हम कैसे फिट कर दें? चौमाही। सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना कैसे की जा रही है? चौमाही। तो दर खाली स्थान होगा। अब बता सकते हो एक साल में कितना महीना? चौमाही मतलब, तो कितना तिमाही आए? सॉरी, कितना चौमाही आएगा? 3 चौमाही, 3 चौमाही। तो अब दर को किससे भाग करेंगे? तो 1/3 यानी कि 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 यानी कि 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अभी तक मैंने इस बोर्ड में जितना भी पढ़ाया हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने मिश्र धन मूलधन पढ़ाया था, वहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। ये तीनों तो कई बार पेपर में आ चुका है, 1, 2 और ये 3। साथ में ये दिया था 1.5 वर्ष में कितना? 6 तो पता चल गया। वैसे तिमाही चौमाही भी बता सकते हैं। समझ में आया? बन जाएगा इस तरीका का क्वेश्चन। अब इस पर और ये समझ में आ गया? टोटल मिटा दूं? ये पूरा का पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से देख लेना ना। देखो, सब बोला है। पहला, सावधि जमा खाते में यदि ब्याज कैसे किया जा रहा है? अर्धवार्षिक। तो दर क्या होगा? आधा लिया जाना चाहिए। देखो मिला, सावधि जमा खाते में ब्याज कैसे है? अर्धवार्षिक। तो दर आधा लिया जाना चाहिए, मतलब दर को किससे भाग किए? 2 से। वैसे ही ब्याज की दर कैसे है? तिमाही। तो एक साल में जानते हैं कितना तिमाही? 4 तिमाही। 4 तिमाही निकाल दिए, तो दर को किससे भाग किए? 4 से। तो क्या बन गया? 1/4। वैसे ही चौमाही के लिए किससे भाग करना पड़ा? 4 से। तो कितना चौमाही आया? 3। तो क्या बनेगा? 1/3। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? अब 2 चीज है, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, इसके बारे में जानना है। यहां तक समझ गए ना? देखो क्या क्या निकाले थे? मिश्र धन, मूलधन, ब्याज, समय, ये सब कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या जाना? दर, और साथ में समय और दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी चीज क्लियर। अगर 1 वर्ष बोला है तो 1 वर्ष में कितना तिमाही बताए? 4 तिमाही। डायरेक्ट
12 को 3 से भाग कर देंगे तो 4 तिया मतलब 3 चौक 12, 4 तिमाही, चौमाही मतलब 4 से भाग, और जो आता है उसको हम दर से भी भाग कर देते हैं। जैसे अगर ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो रही है, कैसे तिमाही, तो एक साल में जानते हैं कितना तिमाही, 4 तिमाही, तो दर को किससे भाग करेंगे, 4 से, मतलब क्या बन जाएगा, 1/4, 1/4। ये चीज क्लियर। अब थोड़े से इससे ऊपर जाते हैं, खाता के बारे में समझते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें होगा खाता के बारे में जानेंगे, अकाउंट, सुने हो, अकाउंट खुलवाए, हाँ, तो देखो खाता तो वैसे कई प्रकार का होता है, लेकिन जो अपन यूज करते हैं, यहाँ बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उससे हम जमा करेंगे और निकालेंगे, वैसे खाता के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये खाता दो प्रकार से है, एक आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, अभी दोनों को समझाऊंगा, और एक सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, सावधि मतलब सावधि, सावधि, अरे इनका मुझे ये बता सकते हो ब्याज की दर सावधि जमा खाते में ज्यादा होता है कि आवर्ती में, सावधि में। चक्रवृद्धि ब्याज पर अलग होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर अलग होता है, उसको सामने अभी समझाऊंगा, चक्रवृद्धि को भी थोड़ा सा। चक्रवृद्धि ब्याज सुने हो, हाँ, चलो सबसे पहले आवर्ती और सावधि के बारे में जानते हैं। देखो सावधि मतलब एक साथ अपन, जैसे समझो अभी मान लो कमाई कर रहे हैं और एक साल की इनकम है, मान लो किसी की इनकम एक साल में 10 लाख है, कितना है 10 लाख, या किसी की इनकम हो सकती है एक साल में 1 लाख है, दोनों हो सकता है। ठीक, चलो 10 लाख ज्यादा हो जाएगा क्या, 1 लाख में देखते हैं। किसी की इनकम क्या है 1 लाख, एक साल का। अब मान लेते हैं वो एक साल में खर्च कितना कर दे रहा है, 60,000, कितना कर दिया 60,000, उसके पास कितना बचा है 40,000, 40,000 बचा है, मतलब सब कुछ खर्च करने के बाद फुल 40,000 बच रहा है, तो 40 का 40,000 वो क्या कर देगा, सेव कर लेगा, मतलब बचा लेगा, बचा लेगा, और उसी को बोलेंगे सावधि जमा खाता, बैंक में जमा कर देगा, तो बैंक कुछ समय बाद उसको रिटर्न देगा, मतलब ब्याज के साथ वापस करेगा। समझ में आया, मतलब पूरे पैसे को एक साथ जमा करना, पूरे पैसे को एक साथ जमा करना, वो क्या है, सावधि जमा खाता। समझ में आया। हमारे पास कितना रुपए है 40, इसको छोड़ो ना, भूल जाओ, इसको बताते हैं। हम बचाना चाह रहे हैं अपने पैसे को थोड़ा सा, और हमारे पास है कितना रुपए बचाने के लिए 40,000, अब हम बैंक को दे देंगे, आप हमारे पैसे को सुरक्षित रखो, 40,000 को हम 4-5 साल बाद इसको मांगेंगे, हमें रिटर्न करना, तो बैंक के पास पैसा जा रहा है, तो साफ इससे बैंक को भी कुछ प्रॉफिट होगा, तभी वो रखेगा। अब हमें भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, वहां दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस पर थोड़ा सा ब्याज जोड़कर हमें वापिस करेगा, 40,000 का हो सके वो 45,000 करके दे दे, ये निर्भर करेगा उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मतलब ब्याज की दर पर। समझ में आया, ये चीज क्लियर। सावधि जमा खाता में हमने क्या जाना, अपने पैसे को एक साथ जमा करना निश्चित अवधि के लिए, वहां टाइम बताया ना, फिक्स रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा, या तो बोलोगे 4 साल या 5 साल, अपने हिसाब से 2 साल भी हो सकता है, 3 साल हो सकता है। समझ में आ गया, ये सावधि का, सावधि में एक साथ पैसे जमा करना, क्लियर। अब आवर्ती में क्या होगा, आवर्ती जमा खाता में हर महीना जमा करेंगे, प्रत्येक महीना, जैसे एक साल में टोटल कितना महीना, 12 महीना, और हमें जमा करना है 3 साल तक, कितना साल, 3 साल, तो कितना महीना होगा 36 महीना, कितना वहां जमा करेंगे 36। अब ये चुनाव हमारे ऊपर रहता है कि हम 3 साल के लिए करें कि 4 साल के लिए करें, या 2 साल के लिए ही कर दो। समझ में आया, और साथ में कितना रुपए जमा करेंगे ये भी हमारे ऊपर है। मान लेते हैं जैसे इनकम बताया ना, टोटल 1 लाख है साल भर का, तो महीने महीने निकालना पड़ेगा, हम मान लेते हैं महीने निकाल लेते हैं 1,000, महीने कितना निकाल दिए 1,000, या महीने निकाल सकते हो 100 रुपए भी निकाल सकते हैं, तो ये चीज मान के चलते हैं 100 रुपए हर महीने जमा करेंगे,
कितना रुपए? 100 रुपए। कितना महीना? 36 महीना। एक महीना में कितना जमा? 100। तो 36 महीना में 3600 रुपये जमा होगा। 36 महीना में 3600। समझ में आया? तो दोनों चीज क्लियर। सावधि जमा खाते में पूरे पैसे को एक साथ जमा करना, आवर्ती जमा खाते में प्रत्येक महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा करना। क्लियर हुआ? नहीं? इसमें क्या क्लियर करूं? सावधि जमा खाते में हम पैसे कैसे जमा करते हैं? एक साथ, निश्चित अवधि के लिए एक साथ जमा करेंगे। आवर्ती जमा खाते में हर महीने जमा करेंगे। क्लियर? तो पहला अंतर क्या पता चला हमें? सावधि जमा खाते में आवर्ती जमा खाता, सॉरी, आवर्ती जमा खाते में हर महीने यानी कि प्रत्येक महीने, प्रत्येक माह, और इसमें एक मुश्त यानी कि एक साथ। दोनों की अवधि तो निश्चित होगी। इसमें भी अभी बताया ना हमने कितना जमा किया? 36 महीने तक, और इसमें 4 साल तक। क्लियर? तो इसमें अपन वार्षिक जमा कर रहे हैं। कैसे? वार्षिक हो जाते हैं। और इसमें मासिक, हर महीने जमा कर रहे हैं ना, और इसको सीधा एक वर्ष में दे रहे हैं। क्लियर हुआ? दूसरा अपन जान सकते हैं, सूत्र भी होगा, एक सूत्र भी होगा। अरे वो सूत्र लास्ट में करवाऊंगा। अच्छा, आवर्ती जमा खाते में ब्याज कम की ज्यादा? आवर्ती जमा खाते में ब्याज कम की ज्यादा? कम। सावधि जमा खाते में अब भी तो बताए थे, सावधि जमा खाते में ब्याज ज्यादा। ज्यादा कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखा है, ब्याज अधिक, और इसमें कम। समझ में आया? सावधि जमा खाते में ब्याज ज्यादा, आवर्ती जमा खाते में ब्याज कम। तीसरा सूत्र लिख लो, एक सूत्र देखो। आवर्ती जमा खाता को कैलकुलेट करने का सूत्र, ब्याज निकालते हैं। क्या चीज? ब्याज। P इंटू आर बटे 100, 1/12, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। ये फॉर्मूला। यहां पर अपन डायरेक्ट मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे पावर में n। समझे? देखो, आवर्ती जमा खाते में कितना ब्याज लगा? कम लगता है, लेकिन सावधि जमा खाते में ब्याज ज्यादा मिलता है। मतलब एक साथ पैसे जमा करोगे उसमें ज्यादा पैसे मिलेगा, और महीने महीने करेंगे उसमें कम ब्याज मिलेगा। ठीक, सामने सवाल करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। देखो, अब जानो सूत्र। आवर्ती जमा खाते से हम ब्याज निकालेंगे। क्या चीज? ब्याज। तो मिश्र धन बताना पड़ेगा। तो जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और यहां हमें डायरेक्ट मिश्र धन मिल जाता है। तो अगर मुझे ब्याज बताना रहेगा तब मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसे कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? खैर ब्याज वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन मान लो कोई पूछता है तो बताने के लिए रहना चाहिए ना। समझ में आ गया दोनों चीज? इसमें एक आता और लिखा है क्या? अब देखो, जो सावधि जमा खाता में है, सावधि जमा खाता, उसमें ब्याज दर पूरे पैसे पर चलेगा। जैसे 40,000 हमने जमा किया तो ब्याज किस पर चलेगा? 40,000 पर। और आवर्ती जमा खाते में हर महीने चलते जाएगा। मतलब 100 रुपए जमा किए ना तो 100 रुपए का ब्याज लगेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसमें लिखा भी हूं, देख लो साइड में है। पूरी जमा राशि पर ब्याज मिलता है जो जमा की अवधि के दौरान निश्चित होता है। समझ में आया? उसके बाद आवर्ती में प्रत्येक मासिक किस्त पर ब्याज लगता है। प्रत्येक मासिक किस्त पर ब्याज लगता है। अब वो कैसे लगेगा? बैंक हमें स्टार्टिंग में ही बता देगा कि इतना % देंगे। समझा? वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं। 3% मान लो, 4% बोला है तो 4% ही रहेगा, 3% बोला है तो 3 रहेगा, 2% रहेगा तो 2% रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये तो हुआ बैंक वाला, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। क्लियर हुआ? अब देखो, ब्याज की दर
ब्याज की दर, ब्याज दर को मिटाता हूं। तीन खाता है, एक बचत खाता, एक बचत खाता, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। सबसे ज्यादा जो ब्याज है सावधि में मिलेगा, उसके बाद आवर्ती में, और सबसे कम रहता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। सुने हो सेविंग अकाउंट, नाम नहीं सुने? देखो अब सबसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना पेपर में, तुलना करना रहता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया था, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाते में किसमें ज्यादा ब्याज लगता है, ब्याज दर किसमें ज्यादा अधिक होती है? सावधि जमा खाते में। तो क्या लिखेंगे, आवर्ती जमा खाते की, या तो सत्य असत्य हम भी पूछते हैं। आवर्ती जमा खाते में सावधि जमा खाते की तुलना में कम ब्याज दर मिलता है, सत्य की असत्य? सत्य। समझा? और एक और आया था, सावधि जमा खाते की तुलना में, सावधि जमा खाते की तुलना में आवर्ती जमा खाते में अधिक ब्याज दर मिलता है। सावधि जमा खाते में आवर्ती जमा खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर मिलता है, सत्य होता है, सावधि जमा खाते में ज्यादा है। वैसे ही आवर्ती जमा खाते की तुलना में, आवर्ती जमा खाते की तुलना में बचत खाते में अधिक ब्याज दर मिलता है, बचत खाते में कम मिलता है। समझ में आया? ये लाइन बस याद रखो, सबसे कम ब्याज दर बचत खाता, उसके बाद सावधि जमा खाता, ठीक, इसी को बोलते हैं बचत खाता, सेविंग अकाउंट, सेव करते हैं ना। समझ में आया यहाँ पर? अब देखो, इनकम टैक्स सुने हो? इनकम टैक्स नहीं सुने हो? देखो, कमाई करते हैं तो कमाई करने के बाद हमें सरकार को कुछ टैक्स देना रहता है, कर। जैसे बिजली बिल देते हैं ना, बिल का मतलब कर, बिजली कर, भूमि कर, और घर का भी कर होता है ना, होम टैक्स। तो इन सब की तरह कर रहता है। वैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम का मतलब आय, टैक्स का मतलब कर, इनकम मतलब आय, टैक्स मतलब कर, आय कर। अरे पिक्चर में देखे हो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है करके? हाँ, रेड मारते हैं ना, घूस लेकर बैठे रहते, पूरा पैसा घर में छुपा कर रखते हैं। देखो, बिजनेसमैन रहता है, बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, तो वहां पर उनकी आय 10 लाख से भी ज्यादा रहती है कई लोगों की, तो वहां पर उनको अपनी आय का कर देना पड़ता है। ये फिल्मों में ज्यादातर देखने को मिल जाता है, जो अभी बहुत देखते हो। देखो, जैसे कोई भी दुकान चला रहे हैं, कोई भी एक मार्केट में दुकान चला है, मान लो सुनार ले लेते हैं, सुनार दुकान चला रहे हैं, तो उनका इनकम तो होगा कुछ ना कुछ, तो उसको उसके इनकम यानी कि आवक के अनुसार क्या होगा, कर देना रहता है। क्या देना रहता है? कर देना रहता है। अब वो लोग टैक्स छुपाने के चक्कर में घोटाला करते हैं, पूरा टैक्स छुपा लेते हैं, इसलिए रेट पड़ता है। तुम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में कमाओगे तब। चलो फिलहाल समझते हैं। देखो, ये समझ में आया, इनकम टैक्स मतलब आय कर। हमारी जितनी भी आय है उस पर हमें सरकार को क्या करना पड़ता है, कुछ कर देना पड़ता है, वही है आय कर। तो देखो, आयकर विभाग क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्था को एक पहचान पत्र देता है। क्या देता है? एक पहचान पत्र। उसी को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन। याद रखना, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका मतलब आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्था को एक पहचान पत्र दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक समझ में आ गया? परमानेंट अकाउंट नंबर क्लियर? ठीक, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को एक पहचान पत्र दी जाती है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। लिख लोगे, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक, अब एक और होता है टेम्पररी, टेम्पररी अकाउंट नंबर।
टेम्पररी अकाउंट नंबर, इसके बारे में नहीं जानेंगे, सिलेबस में नहीं है, उतना खास है नहीं। समझ में आया यहां तक? अब एक चीज याद रखना, बैंकों में खाता खोलने के लिए इस पैन का होना अनिवार्य है। बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। देखो, परमानेंट अकाउंट नंबर उसको दे दी। अब जैसे जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उसको खाता खुलवाना है, वो टैक्स तो देगा ही, तो उसको खाता खुलवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैन। ठीक, ताकि ये क्या कर सके, जो पैन नंबर है उसकी पहचान बता सके कि इसकी इनकम इतनी है। क्लियर हुआ? अब एक है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष सुने हो? नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? कहां से कहां तक होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखना ना, दोनों का दोनों क्वेश्चन, जितना भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू का है, शॉर्ट फॉर्म, वन लाइनर वाला। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, अब देखो, अभी मैंने बताया अगर किसी की सालाना इनकम मान लो 5 लाख है, 10 लाख है, तो उसके अनुसार वो फीस फिक्स रहता है ना। मतलब अभी सामने क्वेश्चन में करेंगे तो वहां पर हमें फिक्स देगा कि इतना इनकम है तो इतना % कर देना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसे होगा नहीं ना, 10,000 अगर किसी की, 10,000 तो 1 लाख किसी की इनकम हो गई, कितना? 1 लाख, तो उसको 1% कर देना होगा सरकार को। 1 लाख अगर इनकम है तो कितना % देना है? 1, तो % से 2 जीरो काट दो, 1,000 रुपए उसको क्या देना पड़ेगा? कर। 1,000 रुपए क्या देना है? कर। समझ में आया? इस तरीके से तो कुछ ना कुछ जगहों पर हमें टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही एक जगह और देते हैं, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर ये कहां लगता है? देय आयकर पर। देय आयकर पर जो कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? शिक्षा उपकर। समझ में आया? यानी कि देय आयकर पर ही शिक्षा उपकर लगता है, उसके लिए अतिरिक्त देना नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? अब ये भी फिक्स रहता है कि कितना मिलता है। जैसे हमने 1,000 रुपए टैक्स दे दिया, 1,000 रुपए टैक्स दे दिया, इसमें हो सकता है 300 रुपए शिक्षा के लिए काट ले या तो 200 रुपए काट ले। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन। समझ में आ गया? यहां से अब इतना ही क्वेश्चन बनेगा ना शॉर्ट फॉर्म में, और अलग नहीं बन सकता। क्लियर? चलो सबसे पहले जाने सावधि जमा खाता और आवर्ती। सावधि जमा खाता में एक मुश्त राशि जमा करते हैं, आवर्ती जमा खाते में प्रत्येक महीने। सावधि जमा खाते में ब्याज अधिक, आवर्ती जमा खाते में कम। क्लियर? और उसके बाद ये रहा उसका सूत्र। फिर क्या जाने, ब्याज दर सबसे ज्यादा कौन से में? सावधि में। सबसे कम किस में? बचत में। और आवर्ती जमा खाते में बचत खाते की तुलना में ज्यादा, और आवर्ती जमा खाते में सावधि की तुलना में कम। ये याद हुआ? उसके बाद हमने जाना इनकम टैक्स, आय कर। तो प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को एक पहचान पत्र देते हैं, उसको क्या कहे? परमानेंट अकाउंट नंबर, ताकि वो क्या कर सके? अपने आय का कर दे सके, इतना है करके। समझ में आया? और वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर हो गया? थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म। इतना नंबर यहीं से क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर वाला बनेगा तो। ठीक, जितना भी इस बोर्ड में अभी करवाया। ओके, अब सवाल स्टार्ट कर दें। प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं। देखो, बेसिक्स तो समझ में आ गया, इतना चीज क्या क्या पढ़ाया था वो सब क्लियर हो गया। ठीक, ब्याज दर समझ गए, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, शिक्षा उपकर क्या होता है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, सब वन लाइनर क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका। अब आते हैं अपन सीधा हमारे लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चंस पर। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस पुस्तक में मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रखा है। 2018 से लेकर अभी तक 25 में हर साल क्वेश्चन आया है। 18 में आया है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल 8 साल में एक भी साल ऐसे नहीं हुआ जिसमें से यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। ठीक, हाँ, तो हर साल अलग आएगा ना, तो डाटा बस तो चेंज होगा। अब ऐसे तो नहीं है, हमने बचपन में पढ़ा था, जोड़ना घटाना सिखाया था, 5 + 2 = 7, और पेपर में देते थे 3 + 5 = 8, तो वो तो करने आएगा। हमें सिर्फ डाटा चेंज करके देगा, डाटा चेंज करके बस देगा तो बन जाएगा। जैसे कहीं पर 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 रुपए को क्या कर देगा, 200 रुपए कर देगा। 200 रुपए का हो सकता है किसी सेट में 300 रुपए कर दे, 300 को हो सकता है 500 बना दे या 250 बना दे। समझ में आया? लेकिन बनेगा तो कॉन्सेप्ट सेम। और इतना क्वेश्चंस अगर अपन ने प्रैक्टिस कर लिया, 8 का 8 क्वेश्चन, तो फिक्स है। समझ में आया? बनाने आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखो ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन मैं साइड में चिपका दूंगा, देख लेना, स्क्रीन पर मिल जाएगा क्वेश्चन। मोहन ने एक बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज 6% वार्षिक है तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी? समझ में आया? 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन का टाइप समझना। मोहन ने एक बैंक में 100 रुपए प्रति माह जमा किया। 100 रुपए प्रति माह जमा किया, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। अब मान लो हमें क्वेश्चन में आवर्ती जमा खाता नहीं दिया रहता, सिर्फ देखो, मान लो अगर आवर्ती जमा खाता को वहां पर नहीं दिया, आवर्ती जमा खाता खोला करके, तो हमें समझना पड़ेगा 100 रुपए क्या कर रहा है वो प्रति माह, और प्रति माह जमा करते हैं उसको कौन सा जमा खाता कहते हैं? आवर्ती जमा खाता। समझ में आया? तो वहां हमें पहले से समझना पड़ेगा। क्लियर? खैर, इस क्वेश्चन में हमें साफ बोला है, यदि ब्याज दर कितना है 6% वार्षिक, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर? मोहन ने एक बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए क्या खोला? आवर्ती जमा खाता। यदि ब्याज दर 6% वार्षिक है तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? 100 रुपए प्रति माह बोला है, मतलब आवर्ती जमा खाता, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया आवर्ती जमा खाता है। ब्याज दर कितना है? 6% है। वर्ष कितना बोला है? 5 वर्ष। समझ में आया? अब हमें एक एक करके सब चीज को पहले लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? मोहन ने एक बैंक में 100 रुपए प्रति माह जमा किया, तो वो क्या है? मूलधन। पहले ही बताया था ना, जो धन उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मूलधन। अब वो जमा कर रहा है, वो भी तो हुआ। कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए प्रति माह। 100 रुपए क्या कर रहा है? प्रति माह। ठीक, तो अब बताओ कितना वर्ष तक किया? 5 वर्ष। समय कितना? 5 वर्ष। तो अब बताओ एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। एक वर्ष में 12 महीना, तो 5 वर्ष में 5 × 12, यही कर देता हूं। एक वर्ष में 12 महीना, तो 5 वर्ष में टोटल 60 माह। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझो, एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। उसको कितना महीना करना है? 60 महीने। समझना? एक महीने में 100 रुपए जमा करेगा, वैसे दूसरे महीने में फिर से 100 रुपए, तीसरे महीने में फिर से 100 रुपए। आया ना? एक में 100, तो दूसरे महीने में भी 100, तीसरे महीने में भी, ऐसे कर करके वो कहां तक जमा करेगा? 60 महीने तक कितना रुपए जमा करेगा? 100 रुपए। तो कितना रुपए होगा? 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। सीधा क्या कर देंगे? गुणा कुल मूलधन। देखो आप ध्यान समझना,
एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। तो 60 महीने में 60 एकम 60 और 2 जीरो 6000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? 6000 60,000 कैसे होगा? एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। कितना महीने तक किया? 60। तो टोटल कितना रुपए जमा किया? 6000। यहां तक समझ में आया? अब सूत्र जानते हैं ब्याज निकालने का। अच्छा एक चीज और इसमें हमें बताना क्या है, 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो कितना धनराशि मिलेगा, यानी कि मिश्र धन। अरे वो तो 6000 जमा किया है, 6000 जमा किया, तो बैंक हमें कितना रुपए देगा वो बताना है। मतलब जो जमा कर रहा है उसको बैंक से कितना रुपए मिलेगा ये बताना है। ठीक, चलो देखो समझ में आ गया। देखो एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। कितना महीने तक? 60 महीने तक। हर एक महीने में 100 रुपए, तो 60 महीने में टोटल 6000। अब हमें बताना है कि कितना रुपए जमा करेगा 5 साल तक, तो उसके बाद कितना रुपए वो वापिस करेगा, तो मतलब मिश्र धन, इसी को तो बोलते हैं। अब ब्याज का सूत्र जानते हैं, लिखवाया था P इंटू आर बटे 100 गुणित 1/12 n प्लस 1 बटे 2। ये फॉर्मूला पुट बस करना है। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 5 नंबर में आएगा ना, अच्छे समझना। देखो P मतलब मूलधन कितना है? 100 रुपए, क्योंकि ये प्रति माह वाला है तो प्रति माह का लगाना पड़ेगा, इसको मत लगाना। ये तो कुल मूलधन है, कुल मूलधन इतना हुआ है करके बताया बस है, लेकिन हर महीने कितना जमा किया? 100। और ये प्रति माह वाला ही सूत्र है, तो कितना आएगा? 100। आर का मान दिया होगा, आर कितना दिया है? 6%। आर बराबर 6%। आर मतलब दर कितना है? 6। तो 6 बटे में गुणित 1/12। एन का मान 60 महीना ना, और 60 प्लस बटे आएगा। देखो 100 एकम 6 एकम और 6 दूनी, और ये कट जाएगा क्या? 30 बार में, 2 3 6 2 0 0 कट गया, और ये कितना बार में जाएगा? 15 बार। तो यहाँ क्या क्या बचा? 100 तो कट गया, 6 भी कट गया, 1 भी कट गया, 1 ही बचा है, तो 1 का गुणा कोई भी में करे वही बनाएगा। 100 कट गया, 12 और 2 भी कट गया, तो ऊपर में क्या बचा? 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहां क्या बचा? 15 और ब्रैकेट का मतलब, और 60 और 1 60, और बटे में तो कुछ नहीं बचा, कट गया। तो इसको बस सॉल्व करना है। 15 एकम आया, 15 एकम 15, यहां से कितना बचा? 1। 15 6 15 6 90, 90 और 1 तो टोटल कितना रुपए आया ब्याज? 915। समझ में आया कितना रुपए आया? 915। अब ये बताओ मिश्र धन किसको कहते हैं? मूलधन के साथ ब्याज, ब्याज को भी जोड़ना पड़ता है ना। मूलधन के अतिरिक्त जो और राशि देते हैं उसको ब्याज कहते हैं। तो मूलधन के अतिरिक्त जो राशि देते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्याज। और मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जो राशि देते हैं वो मिश्र धन। तो मूलधन कितना है? 1 है मूलधन प्लस ब्याज, तो यहां लिखे कुल मूलधन। टोटल हमने कितना रुपए जमा किया था? 6000। उस पर कितना रुपए ब्याज दिए? तो आंसर आएगा 6900। आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस इतना ही बनाना है, बन जाएगा। नोट कर लो इसको, देखो ध्यान से। हाँ सुनो, यहाँ पर एक कंडीशन है, पेपर में ना ऐसे क्वेश्चंस आएगा जो एकदम हमसे आसानी से कट जाए, बन जाए, 1 से 1.5 मिनट में बन जाए, वैसे क्वेश्चंस ही यहाँ देंगे। काटा पीटी वाला एकदम नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर आ गया मान लो 158 9 7 बटे में 6 9 3, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये हमें 9वीं में पढ़ा था ना इसे क्वेश्चन काटा पीटी, ये अब नहीं मिलेगा। अगर वैसे कंडीशन आ रहा है मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हो, क्योंकि पेपर में
वही क्वेश्चन आएगा जो 1 ही मिनट में बने, 1 से 1.5 मिनट में काटा पीटी हो, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। देखो इसको काटने में कितना टाइम लगा, डायरेक्ट काट दिए, 100 एकम 100, 6 दूनी 12 आ गया, फिर ये कट सॉरी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, फिर 30 बार में कट गया और ये 15 बार में कट गया, 15 गुणी 61 10 करना पड़ा, लगा ज्यादा टाइम। वैसे ही मिलेगा क्वेश्चन जो एकदम शॉर्ट में बने। फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगा, फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगा। इतना टाइम से क्या कर रहे थे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेना, चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड इतना मिटा दिया, ये चीज छोड़ दिया हूं। देखो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन फिर से दिख जाएगा। वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से, दर है ना, दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ब्याज दर 6% वार्षिक है, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में कितना रुपए जमा किया, 200, तो मूलधन 200 रुपए प्रति माह, ठीक। समय कितना दिया है, 5 वर्ष। अब देखो 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 5 वर्ष में 5 गुणित 12 माह, तो टोटल 60 माह। 5 वर्ष में कितना माह, 60। समझ में आ गया। देखो 200 रुपए हर महीने जमा किया, कितने साल तक, 5 साल तक। 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 5 वर्ष में 60 महीना आ गया। दर कितना परसेंट है, 6%। दर कितना परसेंट, 6। दर के लिए मैं जगह नहीं छोड़ा था, मिश्र धन तो ज्ञात करना है, जहां लिख देते हैं दर कितना, 6%। इसको ऊपर लिख लेना, जगह नहीं छोड़ा था इसलिए वहां। चलो अब समझते हैं। देखो 1 महीने में कितना रुपए जमा किया, 200, कितने महीने तक, 60 महीने तक ना, तो टोटल 6 दूनी 12, 1 2 और 1 3, तो कितना रुपए जमा हुआ, 12,000। 1 महीने में जमा किया 100 रुपए, तो 60 महीने में टोटल कितना जमा होगा, 12,000। समझ में आया। ये हो गया फॉर्मूला, दोबारा नहीं लिखूंगा फॉर्मूला इसलिए मिटाया नहीं था। पी मतलब मूलधन कितना रुपए, दर बटे में गुणित 1 बटे, अब n का मान 60, n का मान समझ है ना 60, और 60 में 1 बढ़ा दो सीधा 61 बटे 2, क्योंकि देखो n+1 करेंगे, n+1 मतलब जितना भी n का मान है उसमें 1 बढ़ा देंगे, यहाँ कितना है 60, तो यहाँ पर n से 1 ज्यादा, n से 1 ज्यादा, तो यहाँ 60 है तो 1 ज्यादा 61 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक। देखो 100 दूनी 200, 2 बार में जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 2 एकम घटा, और ये कितना बार में जाएगा 30, तो क्या बचा 30 गुणित 61 आ जाएगा, 3 एकम 3 6 18 और 1 0, 1830। ये क्या निकला हमारा, ब्याज। कहाँ मिश्र धन निकाल लोगे। अब क्या निकालना है, मूलधन प्लस, हाँ कुल मूलधन प्लस, कुल कितना रुपए जमा किए, 12,000, कितना रुपए ब्याज दिए, तो देखो हमने 1830 रुपया क्या किया, ब्याज दिया, मतलब हर महीने हमने 200 रुपए जमा किया, टोटल जमा कितना किए 12,000, और 12,000 में हमें सारा 1830 रुपए बैंक वापस किया और अलग से, तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000 और 13,830 रुपए। ये क्या हुआ हमारा निश्चित धन। समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। देखो यहाँ भी काटा फीटी वाला ज्यादा नहीं निकलेगा, डायरेक्ट कट गया, 100 दूनी 200, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 30 दूनी 60, तो 30 गुणित 61, कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। समझ में आया, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। बाकी पूरा क्वेश्चन बना लोगे, ठीक। सेम ऐसे ही बनेगा हर एक क्वेश्चन, कोई अलग नहीं होगा, ठीक, बना लेना। देखो इतना क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन
लाइन सीधी है, ये 2018 का है और ये 2020, उसके बाद 24, 22, 25, 23, 24, ये ठीक 18 से लेकर पूरा 25 तक आया है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार 8 साल। तो साफ है 26 में क्यों छूटेगा, इसी में से मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इन सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, बन जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सा सवाल नहीं बनेगा? सब। हाँ आठवां तो नहीं बनेगा, वो खैर बताऊंगा। और सब बन जाएगा, सेम है। फॉर्मूला क्या लगाना रहता है? P गुणित R बटे 100 1/12 n ब्रैकेट n प्लस 1 2। ये क्या निकालने का सूत्र है? ब्याज। फिर लास्ट में कर देते हैं कुल मूलधन प्लस ब्याज, बन जाएगा। ठीक, लास्ट वाले को सॉल्व करते देखो। दिया है मूलधन कितना है? मूलधन कितना रुपए? 100 रुपए प्रति हर महीने जमा कर रहे हैं। दर कितना? अच्छा 1 मिनट, समय पहले निकालते हैं। समय n बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष मतलब 120 माह। दर हमें ज्ञात करना है। मिश्रधन तो दे रखा है 3025। ठीक, अब बताओ कुल मूलधन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यहां निकालते हैं ना कुल मूलधन। कुल मूलधन देखो, 1 महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। कितना महीने तक? 120 महीने तक। तो टोटल कितना जमा हो जाएगा? 12 एकम 12 और 3 बार 0, 12,000 रुपए। समझ में आया? हमने 1 महीना में बैंक को कितना रुपए दिया? 100 रुपए। कितना महीने तक? 120 महीने तक। तो टोटल कितना रुपए दे दिए? 12,000। समझ में आया? अब देखो हमने बैंक को दिया कितना था? 12,000। टोटल कितना रुपए दिए? 12,000। ये मिश्रधन है 3,025। मिश्रधन नहीं होगा, वो ब्याज है। नहीं, अभी तो सोच रहा हूँ। देखो चलो ये मान ले, इसको तुम लोग मिश्रधन बता दिए, चलो मैं मिश्रधन ही मान देता हूँ। अब हम लोग किसी को 12,000 रुपए दिए बैंक को, वो हमें 3,000 रुपए वापिस करेगा बाद में। चलो ये समझते, छोड़ो। मैं तुम लोगों को उधार दिया 12,000 रुपए, तुम लोग मुझे बाद में 3,000 ही वापिस करोगे। ये क्या है? ब्याज है। ये हमारा ब्याज और ये भी ब्याज। ब्याज है 3,025। 3,025 क्या लगा है? ब्याज। समझ? तो जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये चीज तो मूलधन टोटल 12,000 रुपए। तो साफ सब कुछ पता चल चुका है इसमें। मूलधन कितना निकला टोटल? 12,000। कितना आया? 12,000 प्लस ब्याज 3,000। तो 12 और 3 15,000। 15,000 25 रुपए। ये तो निकल गया। फॉर्मूले की जरूरत कहाँ पड़ा वैसे में? दर बचा है ना। ठीक ठीक, क्या कैलकुलेट करना था? दर। हाँ मैं लिखा था दर, भूल गया था। समझ में आया कि नहीं आया? इसको जोड़ना है ना, ये जोड़ लोगे 12,000 और 3,025 तो 5 2 0 3 2 5 1 का 1। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब पूरा पुट करते हैं। हमें क्या चाहिए? दर। तो ब्याज कितना है? ब्याज की जगह 3,025। मूलधन आर का मान, हाँ आर ज्ञात करना है, बटे में गुणित 1/, एन का मान 120। तो 120 गुणित 100 बटे 2, क्योंकि जानते एक बढ़ा देते हैं सीधा, एक बढ़ा है ना, बढ़ा दो कट जाएगा। क्या? सबसे पहले इसको काट देते हैं, सरल है। 12 एकम 12 और 12 शून्य कट गया। 100 एकम ये भी कट गया और 2 पंचे तो 3,000 और आर गुणित यहाँ क्या बचा? 121 गुणित आया। अब देखो हमें किसका मान चाहिए? तो इधर लिख देते हैं 3,025।
इधर 121 का क्या है, गुणा, पक्षांतर करने पर भाग, और 5 का भी क्या है, गुणा, तो 5 का भाग। सिंपल, 121 गुणित 5 का इधर क्या है, गुणा, इधर लाएंगे तो भाग होगा। काटते हैं, 5 एकाम 5 6 30, 5 शून्य और 5 पंचे, को ऐसे मत काट देना डायरेक्ट, 3025, 5 से 5 6 30 और 5 पंचे 25। एक एक अंक उतारते जाते हैं ना, तो पहले 2 लेना पड़ेगा। भाग पता है कि वो भी नहीं पता? देखो 3025 किससे भाग करना है, तो 5 6 30 शून्य। अब एक का अंक उतारेंगे ना, 6 5 शून्य में शून्य, 2 और 5 5 पंचे 25। समझ में आया? अब क्लियर हुआ भाग? ठीक। अब देखो 605 को किससे भाग करना है, 605 बटे 121। 100 पंचे 500, 100 पंचे 500। चलो भाग करना सीखते हैं। 605 और नीचे में 121। 100 पंचे 500 और 21 पंचे 105 हो गया 605। कितना बार में गया, 6 बार। देखो 5 बार, सॉरी 100 पंचे 500, 5 बार में कितना आ गया, आया ना। और 21 का भी तो पढ़ना है, तो 21 पंचे 105, वो तो गया 605। नहीं आया? 100 का पहाड़ा पढ़ लो सीधा, कितना बार में जा रहा है, 5 बार में, तो पूरी संख्या 5 से जा सकती है। करके देखो ना। चलो कैसे करूं, शॉर्ट में और करवाऊं? ये किसी संख्या से कट रहा है क्या, 2 1 3 और 1 4, 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। पहाड़ा पढ़ो सीधा। सुनो अब, इधर का एक अंक क्या है, 1, और इधर 6। 6 को 1 से भाग करोगे कितना आएगा, 6 बार। तो उससे एक कम कर दो, 5 बार, क्योंकि 605 बोला है ना, 605 ज्यादा है। 5 बार में करके देखो, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। कितना बार में गया, 5 बार। चला गया ना भाग। काटने पर कितना आया, 5 बार। तो 5%, आर बराबर कितना आया, 5%। समझ में आया? उसको भाग बस करना है, भाग करना है। देखो भाग करने का एकदम सिंपल तरीका है। अगर ऐसे लंबा चौड़ा भाग आ गया ना, तो कुछ मत करना, इधर से भाग पढ़ाया हूं, याद है चैप्टर नंबर 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रहता है। एक्स प्लस 1 से भाग करते हो तो इधर एक अंक लेते हैं एक्स स्क्वायर, और इधर एक पद एक्स, तो भाग करते हैं तो इधर भी एक लो ना, क्या है 6, और इधर क्या है 1, तो एक 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 पहले है ना, तो 1 को भाग करो, मतलब 6 को 1 से भाग करो, 6 बार में जाएगा। लेकिन करके देख लो, 6 बार में ज्यादा हो रहा है, 6 बार में ज्यादा हो रहा है। 121 गुणित 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 6 बार में ज्यादा हो गया 726। तो साफ है 5 बार में पूरा चले जाएगा, जाएगा। और 5 बार में हमने भाग दिया भी है। क्लियर हुआ? या तो 121 का पहाड़ा पढ़ो, 121 से कम 121, 121 दूनी 242 करके। समझ में आया? फिलहाल ये भाग बस है, ज्यादा ध्यान मत देना, 5% आया है। क्लियर हुआ? उसमें से और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको बताओ, मैं करवा देता हूं। बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 150 बोला है, 150 हो जाएगा। सब में तो देखो 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटेगा कटेगा कटेगा, यही बस है जिसमें 1 0 कटेगा। जैसे यहाँ है ना, यहाँ 2 0, यहाँ भी 2 0 कट गया, और वहां पर इसको 150 दे दिया है, और नीचे में 100, काट लोगे इसको, ठीक बन जाएगा। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आएगा बस। समझ में आ गया? आवर्ती जमा खाता वाला पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। नया क्वेश्चन में आते हैं सावधि जमा खाता। सावधि, सावधि, सावधि मतलब सावधि, ठीक, एक अवधि के लिए निश्चित करना है। एक साथ जमा करते हैं वो सावधि, और महीने महीने जमा करते हैं उसको आवर्ती। आवर्ती से तो पढ़ लिया, सावधि देखते हैं। देखो क्या बोला पहला क्वेश्चन, राम ने एक सावधि जमा खाते में 40,000 रुपए, 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। ब्याज की दर
छमाही संयोजित किया जाए तो परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसको छोड़ो, नीचे वाला पहले देखो। नहीं, नीचे अरे बनाएंगे ना, नीचे वाला पहले देखो। एक व्यक्ति ने सावधि जमा खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपए निवेश करता है। परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ब्याज दर कैसे संयोजित है, वार्षिक। समझ में आया, ब्याज की दर कैसे संयोजित है, वार्षिक। देखो, इसके पहले ऊपर में अर्धवार्षिक संयोजित किया था, इसलिए उसको नहीं बताया। अर्धवार्षिक वाला इसके बाद बताऊंगा। ठीक, चलो पहले बेसिक समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन सावधि का पहला दिया है, मूलधन कितना रुपए जमा किया उसने, 40,000 रुपए। तो 40,000 क्या है, मूलधन। चल, दर कितना है, दर, समय कितना है, 2 वर्ष। नहीं, इस बार माह में क्यों चेंज करेंगे, आवर्ती जमा खाता थोड़ी ना है। आवर्ती जमा खाता रहता तब महीने में चेंज करते, ये तो सावधि है ना, सावधि का कुछ नहीं करना। हाँ, एक चीज है, जैसे अभी ब्याज की दर कैसे संयोजित है, वार्षिक। मतलब 1 वर्ष में कितना % दर देना है, 5%। और अर्धवार्षिक बोल देता तो चेंज करना पड़ता, क्योंकि 6 महीने में प्रतिशत देना पड़ता। उस दिन बताया था ना बेसिक, अगर अर्धवार्षिक है तो 6 महीना में 5% चुकाना पड़ता। समझ आया। फिलहाल चलो इसको बनाते हैं। क्या निकालना है अपने को, मिश्र धन। मिश्र धन कि बैंक उसे 2 साल बाद कितना रुपए लौटाएगा। सॉल्व करें। देखो, मिश्र धन का फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था। मिश्र धन A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे पावर में n। तो A मूलधन 40,000, 1 प्लस R का मान बटे 100 पावर में 2। हाँ, इनका मान 2 है ना, समझ। तो A बराबर ये हो गया हमारा 40,000। कट जाएगा क्या, 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य 20 बार में कटा तो क्या मिला, 1 प्लस 1 के बटे में 20 पावर में 2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, काटा फिटी किया। 20 एकम 20। अच्छा रुको, नहीं 1 का 1 और ऊपर में भी 1 बचा और नीचे में कितना बार में कट गया, 20। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। ये हो गया हमारा 40,000। सॉल्व करो, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 20 एकम 20 और 1 एकम 1, तो 20 और 1 और नीचे में और कितना बार, 2 बार। तो 40,000 गुणित 21 बटे, क्योंकि 21 बटे 20 पावर में 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। काटें, देखो 1 बार 0 1 बार 0 1 बार 0 1 बार 0 फिनिश। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 शून्यम 0, 200 आएगा। फिर कट जाएगा क्या 2 से, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 100 बार आया। अब 21 गुणित 21, 21 का वर्ग पता है 441 गुणित 100 तो कितना आया, 4 4 1 2 बार 0, 44,100 रुपए। ये क्या है, मिश्र धन। समझ में आया। तो देखो इसमें उसने जमा कितना किया, 40,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दर कितना था, 5%। तो टोटल कितना जमा, मतलब जमा कितना हो गया, 40। जाना बता का। ठीक, तो समझ में आया। ये क्या है हमारा मिश्र धन। कितना रुपए ब्याज लगा, अगर ब्याज पूछे तब, अगर मान लो कोई ब्याज पूछ दिए तो ब्याज कैसे बताओगे, मिश्र धन माइनस। ठीक, बताइए हमने जमा कितना किया था, 40। चलो उसको छोड़ो, 40,000 50,000 छोड़ो। मान लो हम लोग 40 रुपए जमा कर रहे हैं और मिल रहा है 44 रुपए, तो कितना रुपए ज्यादा मिला, 4 रुपए। 40 रुपए जमा किए, 44 रुपए मिला, तो कितना रुपए ज्यादा मिला, तो वही 4 रुपए क्या है, ब्याज।
100 रुपए को अभी भूल जाओ। 40,000 हमने जमा किया, मिला कितना? 44,000। तो 4,000 एक्स्ट्रा मिला, वो क्या है? ब्याज। तो 44,100 माइनस 40,000 तो कितना आया? 4,100 रुपए। ये क्या है? ब्याज। वैसे हमें क्वेश्चन में ब्याज नहीं पूछा था, ब्याज पूछा नहीं था, लेकिन अगर मान लो पूछ दे तो बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आ गया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, पहला वाला जो बता रहे थे, क्या बोला है? पहला नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, राम ने बैंक में सावधि जमा खाते के रूप में 40,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया, और ब्याज की दर कैसे है? 6 तो परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कितनी धनराशि प्राप्त होगी? चलो, अब दिया है, अब मूलधन, मूलधन तो अभी भी वही दिया है, 40,000। समय 1 वर्ष, ठीक। और दर, हाँ, लेकिन यहां आप ध्यान समझना, ब्याज की दर कैसे संयोजित है? 6 ब्याज दर को कैसे ले रहे हैं? 6 हर 6 महीने में ब्याज दर ले रहे हैं। तो एक वर्ष में जानते हैं कितना महीना? और 6 मतलब 6 से भाग, तो कितना 6 समझ में आया ना? क्योंकि हमें ब्याज दर को क्या बोला है? 6 ब्याज दर कैसे संयोजित है? 6 तो एक साल में कितना 6 2 6 ये निकालने के लिए पहले ही बता दी हूं, 2 6 तो दर को किससे भाग करेंगे? 2 से 10/2 तो कितना आएगा? समझ में आया? कॉन्सेप्ट में पहले ही बता दिया, इसलिए जितना तिमाही 6 पूछा रहता है उतना निकालो, फिर उसी से दर को भाग करते हैं। जैसे एक वर्ष में कितना 6 2 6 तो दर को 2 से भाग किए, आधा, 1/3, 1/4, याद आया? ठीक। अब फॉर्मूला जानते हैं, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन तो जानते हैं, मिश्र धन का फॉर्मूला A बराबर P R/100 होगा। तो P का मान 40,000, 1 का 1, R का मान 5/100 और पावर में 2। अब देखो ना, सेम टू सेम तो क्वेश्चन है, देखो वही 6 क्वेश्चन, सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया था, इसको 6 कर दिया और दर को बढ़ा दिया। पहले ये क्वेश्चन कब आया था? 2021 में आया था, और ये क्वेश्चन 2018 वाला है। देखो 2018 का क्वेश्चन ही 2021 में चिपका दिए, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। कैसे किए? वहां पर समय हमें कितना दिया है? 1 वर्ष है ना, लेकिन 6 से संयोजित कर दिया, तो अब समय कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 आ गया, 2 6 और दर कितना था? इस जगह 5%, कितना था? 5%, और यहाँ 10%, लेकिन 6 के कारण ये भी 5% हो गया, तो दोनों का दोनों सवाल अब सेम बन गया। समझ में आया? इस जगह बस थोड़ा सा फेरबदल किए हैं, बाकी सब सेम। तो कितना आएगा आंसर? 44,100 बन गया, बन जाएगा, ठीक। हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, देखो ध्यान से। सॉल्व तो खुद से करोगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे कैसे बनेगा। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाया। ब्याज की दर 6% वार्षिक है, लेकिन ब्याज 6 संयोजित होता है, तो कितनी धनराशि मिलेगा? समझ में आया क्वेश्चन? देखो, मूलधन कितना? 20,000, मूलधन 20,000, समय 1 वर्ष, ठीक, 1 वर्ष, और दर 6, R बराबर
6% होगा। लेकिन संयोजित कैसे है ब्याज दर? छमाही। तो एक वर्ष में 12 महीना और छमाही मतलब 6 से भाग, तो कितना छमाही? तो दर को भी किससे भाग करना पड़ेगा? तो दर कितना है? 6 बटे यानी कि 3%। बताओ बना लोगे क्या बाकी ऐसी रखकर? बन जाएगा। अब जरा यहां सोचो, हमें क्या बोला था? ब्याज दर कैसे संयोजित है? ब्याज छमाही संयोजित है। ब्याज कैसे संयोजित है? छमाही। अगर मान लो इसी को तिमाही बोल देता, या चलो चौमाही बोल देता। क्या चीज? चौमाही। तो एक साल में कितना चौमाही? 3। कितना चौमाही? 3। तो दर को किससे भाग करते? 3 से। तो कितना आ जाता? 2%। समझ में आ गया? अब बन जाएगा अगर ऐसे कैसे भी चेंज किए तो। बस चैप्टर नंबर 8 से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक, 8.2 प्रश्नावली करके ही मत जाना, वहां से सवाल आएगा लेकिन अपन उसको बनाएंगे नहीं। ये बन जाएगा ना। और इसके पहले आवर्ती जमा खाता बताया था। देखो ये तो हमारा 2018, 21 और 22 में ही आया था, लेकिन आवर्ती जमा खाता हर एक साल मिला था। तो बना लोगे? ठीक, बस इतना था इस चैप्टर में। अब त्रिकोणमिति स्टार्ट कर लेंगे बात।